तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? बताइए। गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। और अब गोवा में ही संपन्न होता है, गोवा ही याद रखिएगा। लेकिन किसी कारणवश किसी दूसरी जगह भी हो सकता है, इसलिए हर साल की करंट अफेयर्स पढ़नी जरूरी है। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। यह वर्ष 2020 में 20 से 28 नवंबर के बीच संपन्न होना था, किंतु कोरोना महामारी के कारण जो है इसको उस समय स्थगित कर दिया गया था। बाद में जनवरी 2021 में जो है इसको संपन्न किया हाल ही में। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 52, 53, 55, 60? कब की गई थी? 1952 में। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1952 में। ऐसा पहला महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात कई स्थानों पर इसका आयोजन किया गया, लेकिन 2004 से क्या हुआ, इसका आयोजन गोवा में हो रहा है तथा गोवा को जो है इस महोत्सव के आयोजन का स्थायी स्थल जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, परमानेंट हो गया है गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे केवड़िया केवड़िया स्थान जो है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कहाँ है केवड़िया? स्टैचू ऑफ यूनिटी याद हो आपको? ठीक है, वहीं है वो। तो गुजरात में है ये। तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित है, को देश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। इसी के तहत केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से 8 रेल मार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस वर्ष के समारोह की थीम थी। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यही है क्या? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में संपन्न हुआ 9 जनवरी 2021 को, और थीम क्या है इस बार की? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। कोरोना के चलते इस वर्ष इस समारोह का आयोजन वर्चुअली तरीके से किया गया, और आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस वर्ष के समारोह की थीम थी, नई दिल्ली में किया गया वर्चुअली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? कौन था मुख्य अतिथि? देखिए, 15वें में तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे। इस बार कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। वर्ष 2019 में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इथोपिया के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। बताइए। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस इसके वर्तमान महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो क्यों पूछा गया प्रश्न, क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए, अमेरिका 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार पुनः फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया है। आपको याद होगी इसकी सदस्यता जो है डोनाल्ड ट्रंप ने त्याग दी थी, इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और जो बाइडन ने उनके फैसले को पलट दिया कार्यभार संभालने से पहले ही। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। बताइए कौन सा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जामिनर दिमाग दौड़ा कर पूछ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था, डेमोक्रेटिक पार्टी से नहीं था। गलत है स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे नहीं, पहले राष्ट्रपति हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दोनों के दोनों असत्य हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है, न कि डेमोक्रेटिक पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अमेरिका के संसदीय इतिहास में अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है? कितने हैं? एक तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए, 2 और थे, टोटल कितने? 3 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
तो अमेरिका के संसदीय इतिहास में अब तक केवल 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है। इनमें डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त हैं एंड्रयू जॉनसन और विल क्लिंटन। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया, अमेरिकी सरकार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भारतीय मूल के अलावा अन्य किस मूल से संबंध है बताइए। मैक्सिकन, जमैकन, पाकिस्तानी या उपरोक्त में से कोई नहीं कोई और, जैसे कि रशियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडी। देखिए ये हैं जमैकन, भारतीय मूल की जमैकन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो कमला हैरिस जो है जमैकन भारतीय मूल की हैं, अर्थात इनके जो पिताजी थे वो जमैका से थे और इनकी माता थी भारत से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 4 वर्ष के अंतराल में होता है। हाल ही में संपन्न चुनाव वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए 60वां था। ये पता होना चाहिए आपको, सीधा सीधा नंबर है, 60वां नहीं था, 59वां था, 59वां। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल में होता है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है 4 वर्ष के अंतराल में होता है और इस पद के लिए संपन्न हाल ही का चुनाव जो है राष्ट्रपति पद का 59वां था, 59वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में जैव विविधता हेतु चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर? जर्मनी में नहीं, पोलैंड में नहीं, श्रीलंका में नहीं, फ्रांस में हुआ। तो देखिए, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड तरीके से किया। इसकी जो कुछ कार्यवाही थी वो पेरिस में व्यक्तिगत भागीदारी से हुई, जबकि अधिकांश जो हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वक्ताओं ने जो है इसे संबोधित किया। तो फ्रांस याद रखना, चौथा है ये, कौन सा है? चौथा वन प्लैनेट समिट जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, हाल ही में आयोजित चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन की थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया था। देखिए, किसी न किसी संस्था के सहयोग से तो आयोजित किया गया होगा। क्या सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर करेक्ट है। थीम भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट ही पूछा है तो सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविड मालपास ने संयुक्त रूप से किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, 13वां प्रश्न है, पहले वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था बताइए। पहला कब हुआ था? अगर 2021 में चौथा है तो पहला हुआ होगा 17 में, ऑप्शन नंबर ए। तो पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा करने के लिए पहला वन प्लैनेट सम्मेलन 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में आयोजित हुआ था। ऐसा दूसरा सम्मेलन 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और तीसरा हुआ 14 मार्च 2019 को कीनिया के नैरोबी में। और चौथा कहाँ हुआ है पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का डायस्पोरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जनवरी 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे थे। ये आंकड़ा सही है? सही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। और पूछा जाए कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा हैं बताइए, कनाडा में या फिर सऊदी अरब में या संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या जो है वो भारतीयों की है। भारतीय डायस्पोरा सबसे बड़ा है वर्तमान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न अन्य देशों में रह रहे थे और रह रहे, अब तो बढ़ गए होंगे है ना। इनमें सर्वाधिक 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे। तो ये नंबर याद रखना, 1.8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, मार्सेलो रिबेलो डी सोसा निम्नलिखित में से कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही की बात है और ये दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल, इटली, स्पेन या फ्रांस? अंतिम प्रश्न बताइए। चलिए, स्पेन के नहीं है, बताइए कहाँ के, इटली के या पुर्तगाल के? चलिए, इटली के भी नहीं है, बताइए कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। पुर्तगाल, जिस पर 1961 तक दमनद्वीप, ठीक है, दमनद्वीप पर कब्जा कर रखा था इसी पुर्तगाल ने।
तो देखिए, पुर्तगाल में राष्ट्रपति पद के लिए 24 जनवरी 2021 को संपन्न चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा इस पद पर पुनः निर्वाचित हुए, इसलिए न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, का आकलन जर्मन स्थित संस्था, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2020 के सूचकांक के लिए भारत की रैंक 6 स्थानों की गिरावट आई है। भारत की रैंक में 6 स्थानों की गिरावट आई है। अब दूसरे स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2019 में क्या हाल था, ठीक है, और 20 में क्या हाल था। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला भी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने के लिए करने वाली जो है जर्मन स्थित एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसका नाम है। वर्ष 2020 का सूचकांक जो जनवरी 2021 में जारी किया गया, 180 देशों के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंग्लिश में लिखा है नीचे। इसकी रिपोर्ट में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान की गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हाल ही में जारी किए गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्रदान किया गया है? यानी ये देश भी 86वें स्थान पर ही है। मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिडाद एवं टोबैगो। कौन सा है इसमें वो देश? ये तीनों के तीनों है, मोरक्को, त्रिनिडाद टोबैगो और बुर्किना फासो, इनका नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इस तरह से ही पूछा सकता है प्रश्न। तो भारत को 5 देशों, 5 हैं, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिडाद टोबैगो, ये एक ही है, टर्की व तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्रदान किया गया है। फिर से सुन लीजिए, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिडाद टोबैगो, टर्की और तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक होता है। देखिए, वो 86वीं रैंक है और ये स्कोर है 40 का स्कोर। अब यहाँ क्या लिखा है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश भ्रष्टाचार का, उस देश में भ्रष्टाचार का स्तर जो है उतना अधिक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 40वां, देखिए 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में न्यूजीलैंड व डेनमार्क को प्रथम स्थान दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से 88 88 का स्कोर जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रिक्स देशों की सूची में भारत से भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है? बताइए। अगर बात ब्रिक्स देशों की जाए तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किन देशों की स्थिति भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है? इनमें से कौन है बताइए। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, या ब्राज़ील रूस, या चीन दक्षिण अफ्रीका, या ब्राज़ील और चीन? चीन। क्या है इसका आंसर? चीन और दक्षिण अफ्रीका भारत से कहीं ज़्यादा अच्छे। तो ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान है 86वां, मतलब 86वीं रैंक है भारत की, और दक्षिण अफ्रीका की है 69वीं। चीन है 78वें स्थान पर, 8 अच्छा है। ब्राज़ील है 94वें स्थान पर, ठीक है, ख़राब है भारत से। और रूस है 129वें स्थान पर। इस प्रकार चीन व दक्षिण अफ्रीका भारत से बेहतर स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2019 के लिए भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? 80, 86, 82, इनमें से कोई नहीं। 6 स्थान की गिरावट की बात हो रही है ना। देखिए, 2019 का प्रकाशित हुआ 20 में, 20 का 21 में, ये चीज़ याद रखना। तो 19-20 करके ही पूछ सकता है, 20-21 करके ही पूछ सकता है। तो वर्ष 2019 के लिए जो जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई, भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ था, अगले साल की जनवरी में। भारत नवाचार सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इनमें से बताइए। भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक तीसरा नवाचार सूचकांक है। पहला नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2018 में जारी किया गया था। कौन सा करेक्ट है? देखिए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक दूसरा नवाचार सूचकांक है, गलत है स्टेटमेंट। पहला नवाचार सूचकांक
2019 में जारी किया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग द्वारा भारत का दूसरा नवाचार सूचकांक जनवरी 2021 में जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए या प्रदेशों के लिए पहला नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किए गए इस सूचकांक द्वारा राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में नवाचार की क्षमता एवं निष्पादन के अध्ययन के साथ साथ इनके मामलों में राज्य सरकारों की नीतियों के मूल्यांकन में यह सहायक होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बताइए कौन निकालता है? इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है 2 बार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर ए। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पादन एवं संभावनाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है सालाना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट है इस बार। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें बताइए? पहला तो करेक्ट लग रहा है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? बताइए कौन सा करेक्ट है? केवल 2, एक और 2, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? दोनों के दोनों करेक्ट है। यहाँ पर विश्व की मौजूदा आर्थिक स्थिति व इसकी संभावनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त अंकटाड तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 क्षेत्रीय आयोगों के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और पहला वाला तो पता ही होगा आपको। तो 2 बातें अलग अलग रखना, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक है आईएमएफ, एक है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में जनवरी में आसियान में भारतीय राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आसियान में भारत का राजदूत कौन है? अनुराग रमोला? नहीं। ऋतुराज? नहीं। जयंत खोब्रागड़े, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय विदेश सेवा के जयंत एन खोब्रागड़े को आसियान के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत का नया राजदूत जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जापान के पहले प्रधानमंत्री शिंजो अबे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अभी कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण मिला है, नंबर में याद रहना चाहिए आपको। किस क्षेत्र में जीत दिया गया इनको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत का एक सम्मान पद्म विभूषण बताइए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसेवा, समाज सेवा या व्यापार, उद्योग, जनसेवा। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कितने लोगों को जनवरी 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी पता होना चाहिए आपको। टोटल कितने हैं? 7 हैं, 7। तो पद्म विभूषण से सम्मानित 7 लोगों में कौन कौन से हैं वो देखिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, तमिलनाडु के संगीतकार हैं एस.पी. बाला सुब्रमण्यम, कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े और रेत की मूर्ति ढालने में माहिर उड़ीसा के मूर्तिकार सुदर्शन साहू। अन्य 3 व्यक्तियों में नरेंद्र सिंह कप्तानी, मौलाना बहाउद्दीन खान और बीबी लाल। बीबी लाल पुरातत्वविद, अध्यात्म से संबंध रखते हैं मौलाना बहाउद्दीन खान, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रखते हैं नरेंद्र सिंह कप्तानी। कोई महिला तो नहीं है इनमें? अलग से प्रश्न कर लेता कि 7 लोगों में कितनी महिलाएं थी? कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में कितने पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 7 तो हो गए पद्म विभूषण, इससे छोटा वाला जो होता है वो होता है 7 तो हो गए पद्म विभूषण, और इससे छोटा होता है ये वाला पद्म भूषण। तो पद्म भूषण दिए गए हैं 10। तो जनवरी 2021 में देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 10 पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कल्वे सादिक को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? अधिकतर फोकस जो है पद्म विभूषण पर ही रहता है, क्योंकि पद्म भूषण की नंबरिंग उससे ज़्यादा रहती है। तो या तो टोटल का पूछते हैं उसमें कि टोटल कितने को मिला, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड पूछेंगे। अब जैसे ये यूपी का है व्यक्ति, ये यूपी के हैं, इसलिए प्रश्न किया। ठीक है, क्या है इसका उत्तर? धर्म। तो कल्वे सादिक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इन्हें धर्म के क्षेत्र में मरणोपरांत, मरने के उपरांत पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। इस चीज़ को भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 12 जनवरी युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।